जो हमने कल कोर्स स्टार्ट किया था उसकी श्रृंखला में आज पहली क्लास है जो यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस का फ्री कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से। पॉलिटी का पहले सिलेबस कवर करेंगे हम, क्योंकि हर चीज़ की नींव आपको सिलेबस के पता होती है कि सिलेबस कैसे कैसे चलेगा, वैसे वैसे ही हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा। हम प्री और मेंस और एमपी पीसीएस और यूपी पीसीएस दोनों की सब चीज़ का देखेंगे सिलेबस के बारे में। दूसरा मैं आपको बता दूं कि आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है। इस कोर्स में आपको प्री और मेंस दोनों की क्लासेस मिलेंगी प्रॉपर। आपको आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी मेंस के पर्पज़ से। आपको आंसर राइटिंग के लिए जो एक चैनल बना के दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल, आप जो डेली बेसिस पे आपको यहाँ आंसर्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके आंसर्स आप उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा। आपको विद इन 2 डेज़ वो चेक करके मिल जाया करेंगे। और चेक किसी स्टूडेंट के द्वारा नहीं होंगे कि वहाँ आप सोचे कि आप एक दूसरे का रिव्यू करें, वो रिव्यू नहीं हो पाएगा। आपको किसी टीम मेंबर द्वारा ही वो चेक करके आपको पीडीएफ फॉर्म में सेंड करना होगा। उसी पीडीएफ फॉर्म में आपको एडिट करके आपको नोट्स वगैरह जो भी अपडेट होगा, कि जैसे आपको ठीक करना है अपना आंसर राइटिंग, वो आपको अपडेट कर दिया करेंगे। हाल फिलहाल के लिए ये 2 दिन के लिए है। अगर हो सकेगा तो मैं इसको थोड़ा जल्दी करने का ट्राई करूँगी, बट करंटली ये 2 दिन का टाइम लगेगा ही लगेगा इसमें करने के लिए। और इसमें आपको आंसर राइटिंग इनिशिएटिव मैंने आपको बता दिया मिलेगा। आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिला करेंगी, प्री की भी मेंस की भी। जैसे जैसे सब्जेक्ट्स चलते जाएंगे आगे आगे, उसी तरह हम सब्जेक्ट्स ऐड करते जाएंगे अपने टेस्ट सीरीज़ में। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट्स वाइज टेस्ट सीरीज़ दोनों मिलेंगी आपको, प्री के लिए, मेंस के लिए। आपको वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगी, उन वीडियोज़ के थ्रू आपको टेस्ट कंडक्ट होगा। आप घर बैठे अपने आप टेस्ट दे सकते हो अपना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। इसमें हम पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे पॉलिटी का। प्री और मेंस दोनों का देखेंगे, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं समझ लेते हो तब तक आपको पता नहीं है कि आपको पढ़ना कैसा है और आंसर कैसा आएगा। वैसे तो एक वर्ड है, आपको पता है, पॉलिटी, पॉलिटी में संविधान पढ़ना है, लेकिन फिर भी प्री में बहुत कम कम लिखा होता है, लेकिन फिर भी इतना डिटेल्ड सिलेबस यूपी पीसीएस में और इससे ज़्यादा डिटेल्ड सिलेबस एमपी पीसीएस में लिखा हुआ है। मतलब ये है, आपको पता है आपको भारत की राजनीति और संविधान पढ़ना है, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ ऐसे पॉइंट मेंशन होते हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। वो हम छोड़ देते हैं, उनको पढ़ते नहीं, क्योंकि वो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं। हम शुरुआत में इतना इतना हिम्मत लगा लेते हैं कि लास्ट के चैप्टर तो ढीले ही पड़ जाते हैं, और लास्ट के चैप्टर इसमें स्पेसिफिक मेंशन होते हैं, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था हो गई, लोक नीति हो गई, आधिकारिक मुद्दे हो गए। ये सब चीज़ें लास्ट के चैप्टर में आएंगे। आपको भी लक्ष्मीकांत खोल के भी देखोगे तो ये चैप्टर बिल्कुल लास्ट में मेंशन है, जिनमें हम बहुत कम फोकस देते हैं, लेकिन क्वेश्चन इनसे ज़्यादा आते हैं क्योंकि सिलेबस में ये डायरेक्ट मेंशन है। ठीक है, सिलेबस स्टार्ट करते हैं। ये प्री का सी यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस, मैं आपको बता दूंगी कहाँ से यूपीपीसीएस खत्म हो रहा है, कहाँ से एमपीपीसीएस स्टार्ट हो रहा है, वो आपको समझ में भी आएगा। यहाँ यूपीपीसीएस लिख रहा है तो आपको पता है 3 लाइन यूपीपीसीएस के प्री की पॉलिटी का सिलेबस है। इसमें डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड क्या लिखा है वो जानते हैं हम। भारतीय राजनीति, शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे आदि। भारतीय राजनीति, राजनीतिक मुद्दे जितने भी आएंगे मतलब वो है इसमें। ठीक है, शासन और संविधान, आप शासन और संविधान से भी समझ रहे होंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं, कि हमारी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, आप पूरा आएगा शासन में, आपको वो किस तरह से बिहेव करता है संविधान, हमारा प्रैक्टिकल कैसा है, वो भी आपको पढ़ना है। गवर्नेंस जिसे कह रहे हैं हम। ठीक है, मतलब इसमें सरकार की नीतियाँ भी शामिल होती हैं। शासन का मतलब है गवर्नेंस कैसा चल रहा है, गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में क्या है, हमारी नीतियाँ हैं। तो आप कहते हो कि हमारा ये नीतियों से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, या फिर किसी स्कीम से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो वो शासन का ही एक अंग है। राजनीतिक व्यवस्था, मतलब हमारी संस्थाएं कैसे कैसे काम कर रही हैं, राजनीतिक व्यवस्था वही हो जाती है। पंचायती राज व्यवस्था, लोक नीति, जो भी नीतियाँ बनती हैं, सब चीज़ तो संविधान में वर्णित नहीं होती है, कुछ नीतियों के रूप में भी होती हैं। और आधिकारिक मुद्दे, ये आपकी हेडिंग होगी। इसमें भारतीय राज व्यवस्था आप समझ ही गए हैं, इंडियन पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के अंदर देश में पंचायती राज। पंचायती राज को सभी अर्थों में समझना है आपको। सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान और भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों और भारत की संस्कृति की जानकारी के प्रश्न होंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए हो कि पंचायती राज पे बहुत ज़्यादा फोकस देना चाह रहे हैं। पंचायती राज तो मस्ट है आपको कंप्लीट करना प्री के लिए। ठीक है, मेंस के लिए भी, पर प्री में बहुत ज़्यादा डिटेल बताया गया है आपको। अब पढ़ते हैं एमपीपीसीएस का। एमपीपीसी, इन दोनों में अपनी अपनी स्टेट की पॉलिटी भी अलग होती है। अभी हम वो कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ सेंटर की कंक्लूड करके चल रहे हैं। ये सेंटर की है जो हम नॉर्मल इंडिया की पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें भी स्टेट स्पेसिफिक कुछ भी नहीं जाना है हमने, ये सिर्फ इंडिया के लिए लिखा हुआ है। दूसरा, भारतीय संविधान की शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था, ये एमपीपीसीएस का है।
भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935, इन्होंने 1900 यूपीपीसीएस ने जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वो 1919 अधिनियम और 1935 अधिनियम। आपने देखा होगा हर साल 1919 और 1935 से एमपीपीसीएस में ज़रूर क्वेश्चन आता है, चाहे वो कैसा भी रहा हो। यहाँ तक कि 1909 से भी आ जाता है आपको ऑप्शन में फंसाने के लिए। तो ये तो हमें सारे ऐतिहासिक क्रम में ये दो अधिनियम ऐसे हैं जिन्हें हमें कंटेस्ट करके जाना है, क्योंकि इनमें से तय है क्वेश्चन आना है जब उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन कर ही दिया है जिसके बारे में। संविधान सभा, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि संविधान सभा आपको पूरी पढ़नी है। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद पढ़ना है आपको। नागरिकों के मौलिक अधिकार अच्छे से पढ़ने हैं, कर्तव्य, ये संविधान का ही भाग है, पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो स्पेसिफिक दिए गए हैं, बस उनके बारे में बात है। डीपीएसपी, संवैधानिक संशोधन अच्छे से करना है। सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था में आपकी सारी व्यवस्थाएं आ जाती हैं, चाहे यहाँ तक कि आप एनजीटी की बात क्यों ना कर लें। भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार और आयात निर्यात, ये हो गया। ये भी एक पॉलिटी का एक भाग हो जाता है। जब आप आईआर से जाते हो तो कंक्लूड कुछ ना कुछ हो ही जाता है आपका। यहाँ पे ये अर्थव्यवस्था भी मेंशन है, इसीलिए ये अर्थव्यवस्था का भी लिखा है। ठीक है। वित्तीय संस्थान में आरबीआई हो गया, ये आपको ये अर्थव्यवस्था की वजह से आ रहा है क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था का भी साथ में मेंशन है। पर आप जान लीजिए कि ये संस्थाएं हैं, आपको अपनी विनियामक संस्थाएं तो आपकी संविधान में भी आती हैं जो आपको पढ़नी होती है, जैसे सेबी हो गई, इरडा हो गई, ये सब भी आप पढ़ते हो पॉलिटी में भी। पर यहाँ जब अर्थव्यवस्था मेंशन है तो वो भी देख लीजिए एक बार कि सेबी के बारे में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और गैर वित्तीय संस्थानों के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया आपका प्री का सिलेबस। अब चलते हैं मेंस के, यूपीपीसीएस के लिए पहले कर लेते हैं मेंस का सिलेबस। मेंस के सिलेबस में क्या है? भारतीय संविधान, ठीक है, ऐतिहासिक आधार, मतलब जो भी आपके अधिनियम पारित हुए हैं, कंपनी के अधिनियम, और कंपनी ने बाद में जब शासन कर लिया पूरा, दूसरा 1857 की क्रांति के बाद जब उसका क्या कहते हैं, जब सरकार, ब्रिटिश की सरकार का बिल्कुल अधिकार होने लगा, तो वो जो अधिनियम आते हैं 1858 के बाद, जिसमें 1909, 1919, 1935, 1945 जितने भी अधिनियम आएंगे वो भी उसको कह रहे हैं ऐतिहासिक आधार। विकास कैसे हुआ वो क्रम, विशेषताएं क्या है संविधान की, संशोधन क्या है, और महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या हुआ है। ठीक है। आधारभूत संरचना, लक्ष्मीकांत में एक अलग से चैप्टर है आधारभूत संरचना का, वो भी हम कवर करेंगे। संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका, मतलब इन्होंने जो संविधान है उसमें से बहुत अलग से शब्द क्या निकाल के दिए हैं आपको, आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कवर करनी है, संविधान की विशेषताएं देखनी है, संशोधन देखने हैं, महत्वपूर्ण प्रावधान देखने हैं, आधारभूत संरचना देखनी है, और संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका भी देखनी है। दूसरा, संघ और राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय राज्य ढांचे के विषय की चुनौतियां देखनी है, मतलब केंद्र राज्य संबंध देखना है। जब आप किसी राज्य के स्पेसिफिक पे जा रहे हो, यूपी स्पेशल पे जा रहे हो, तो आपको केंद्र राज्य के संबंध तो पढ़ना ही होगा, उसके कार्य उत्तरदायित्व भी जानने होंगे। स्थानीय स्तर पर शक्तियों, वित्त का हस्तांतरण, उसकी चुनौतियां भी आप देखोगे कि केंद्र राज्यों में कैसे आपको चुनौतियां देखने को मिलती हैं, वित्त का हस्तांतरण कैसे होता है, शक्तियों का कैसे बंटवारा होता है, ये सब बात है। केंद्र राज्यों में वित्तीय संबंध में वित्त आयोग की भूमिका भी क्या रहेगी, जब वित्त का बंटवारा होगा तो उस बंटवारे के लिए किसी ना किसी संस्था तो बनाई गई होगी, जैसे हम वित्तीय आयोग कह रहे हैं, तो वो किस तरह से कार्य करती है और उसके उत्तरदायित्व क्या है, उसकी भूमिकाएं क्या है। ठीक है। और चुनौतियां भी क्या हैं उसकी। शक्तियों का पृथक्करण, जब केंद्र और राज्य के बारे में बात हो रही है तो शक्ति का पृथक्करण के बारे में कैसे बात नहीं होगी। दूसरा है विवाद निवारण तंत्र और उनकी संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय और उनका प्रयोग, जो हम आज नए वैकल्प विवाद निवारण, जैसे कि आप देखते होंगे कि दो नदियों के बीच में बट विवाद रहता है, कई राज्यों के बीच में, बहुत सारे क्षेत्रों के बीच में, राज्यों के बीच में विवाद रहता है, पानी को लेकर विवाद रहता है, तो उसके लिए निवारण तंत्र होते हैं, उनका उपयोग के लिए संस्थाओं का निर्माण होता है। वो कैसे कैसे कार्य करती हैं वो हमें किसी राज्य के लिए जब पेपर देने बैठते हैं तो वो हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। भारतीय संवैधानिक योजनाओं की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों से तुलना, ये आपका यूपीएससी में भी आता है और यूपीपीसीएस में भी आता है कि भारतीय संविधान की योजनाओं, वो तो पूरा संविधान का ही दूसरे लोकतांत्रिक देशों से तुलना करवा देते हैं, लेकिन ये सिर्फ संवैधानिक योजनाओं की करवा रहे हैं। ये वाला जो लाइन है ना, ये हम स्पेसिफिक किसी चैप्टर के रूप में नहीं पढ़ेंगे। जब हम जितने भी चैप्टर करते जाएंगे तो साथ ही साथ एक कुछ कुछ ऐसे टॉपिक आते जाएंगे जो हम आपको बताएंगे कि हाँ ये अमेरिका में ऐसा होता है, ब्रिटेन में ऐसा होता है, फ्रांस में ऐसा होता है, रूस में ऐसा होता है, और हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो ये एक अलग अलग एक हर चैप्टर के साथ मिलता जाएगा और लास्ट में कंक्लूड हो जाएगा। अगर मुझे लगा ऐसा कि ज़रूरत तो मैं आपको एक चैप्टर बनवा दूंगी इसका, पर ये पूरे क्रम में चलता है, ये कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं बना।
संसद राज्य की विधायिका, ये तो नॉर्मल बात है कि आप जब विधायक वो पॉलिटी पढ़ोगे तो संसद तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, उसके कार्य संचालन संबंधित विषय सब पढ़ोगे। कार्यपालिका पढ़ेंगे, जब संसद आ गई तो विधायिका आ गई, फिर कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसकी संरचना, संगठन, कार्य और सरकार के मंत्रालय और विभाग भी पढ़ेंगे, प्रभावक, उसके पीआईएल की भूमिका, जन हितवाद पढ़ेंगे, और अनौपचारिक संघ, औपचारिक संघ, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जिसको स्पेसिफिक तरीके से मेंशन किया गया है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, आरपीए एक्ट, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, उनकी शक्तियां, कार्य और उनके उत्तरदायित्व पढ़ेंगे। संवैधानिक, विनियामक और अर्धन्यायिक निकाय पढ़ेंगे, जैसे कि आप अर्धन्यायिक निकाय क्या है, एनजीटी हो गया हमारा, ये अर्धन्यायिक निकाय के उदाहरण है। विनियामक जैसे कि हमारा सेबी हो गया, इरडा हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा हमने, ये विनियामक संस्थाएं जो किसी को नियंत्रण करने का कार्य करती हैं। सांविधिक को पढ़ेंगे, नीति आयोग पढ़ेंगे, नीति आयोग तो स्पेसिफिक आजकल बहुत ज़्यादा स्पेशल तरीके से पढ़ा जाता है, नीति आयोग बहुत बड़ा चैप्टर भी हो जाता है। समेत उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, उनके कार्य भाग पढ़ेंगे, ठीक है। योजना आयोग की जगह लिया नीति आयोग ने, तो उसको पढ़ना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये यहाँ तक था आपका यूपीपीसीएस का मेंस का सिलेबस, ठीक है। अब आप देखते हैं एमपीपीसीएस, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, चैप्टर आपके वही आते हैं, पर ध्यान देने के कुछ कुछ एरिया अलग हो जाते हैं अगर वहाँ कोई लाइन अलग लिखी हुई हो। सबने कॉपी यूपीएससी को ही किया है, किसी ने अपना स्पेशल सिलेबस नहीं है जड़ दिया है ना। ठीक है, चलो एमपीपीसीएस का देखते हैं। हाँ, पैटर्न, क्वेश्चन पूछने के पैटर्न अलग अलग, हर स्टेट के अलग अलग हो जाते हैं, जिसके बारे में हम साथ साथ बात भी करते चलेंगे। संविधान, शासन की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना पढ़ेंगे। संविधान निर्माण नीति, संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। बुनियादी संरचना मतलब आधारभूत संरचना को ही बुनियादी संरचना कह रहे हैं यहाँ पे, वही सेम उसके जैसा ही। मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। अनुसूचियाँ पढ़ेंगे और संवैधानिक संशोधन भी उसमें लिखा हुआ था सेम। भारतीय संविधान की अन्य देशों के संविधानों के साथ तुलना, जैसा यूपीपीसीएस करवाता है, जैसा यूपीएससी करवाता है, जैसा एमपीपीसीएस करवा रहा है, ठीक है, सेम है। केंद्र और राज्य की विधायिकाएं पढ़ेंगे, इसमें राज्य का भी मेंशन करा है तो इसीलिए, नहीं तो राज्य की विधायिका वहाँ भी पढ़नी पड़ती है, राज्य की कार्यपालिका भी वहाँ पढ़नी पड़ती है, ठीक है। और न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला, मतलब सारे न्यायालयों का क्रम पढ़ेंगे। और न्यायपालिका की अवमानना स्पेशली मेंशन किया गया है, तो वो हम इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, है ना। भारतीय संघ की प्रकृति, केंद्र राज्यों के संबंध, जब आप किसी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो केंद्र राज्य के संबंध अपने आप में स्पेशल हो जाते हैं, जो कि केंद्र, जब आप यूपीएससी देते हो तब भी स्पेशल होते हैं, तो स्टेट में तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होंगे। शक्तियों का विभाजन पढ़ेंगे, शक्तियों का विभाजन आप केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के साथ साथ और भी जगहों पे पढ़ेंगे कि शक्तियों का विभाजन किस तरह से हो रहा है, शक्ति का पृथक्करण किस तरीके से हो रहा है, और संसाधनों का वितरण कैसे हो रहा है कि सभी राज्यों को बराबर संसाधन मिल सके, ठीक है। भाई और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, ये यहाँ तक आपकी पॉलिटी थी। इसके बाद आपका ये जीएस पेपर सेकंड, दोनों यूपीपीसीएस में भी एमपीपीसीएस में भी जीएस पेपर सेकंड में आते हैं आपकी पॉलिटी, यहाँ तक आपकी पॉलिटी होती है। इसके बाद आपको ये एमपीपीसीएस, उसका मैंने कवर नहीं किया था लेकिन इसका ये ऐड हो गया है गलती से, कि भाई और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी कहते हैं, है ना, सामाजिक महत्वपूर्ण विधान आपका ये हो गया। और ये जितने भी नियम है एमपीपीसीएस की खास बात ये है कि वो जितने भी अधिनियम या एक्ट पूछते हैं वो स्पेशल मेंशन कर देते हैं कि इस एक्ट में से हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये कुछ वही एक्ट हैं जिनको हम अलग से पढ़ेंगे पूरा ढंग से कवर करके, कि हम इस पर आंसर राइटिंग कर सकें, मेंस में है। और एमपीपीसीएस में प्री में भी बहुत सारे आयोग जो है आपके, जो लक्ष्मीकांत में पीछे लिखे हुए रहते हैं या फिर उसमें नहीं भी लिखे हैं और स्पेशल एमपीपीसीएस मेंशन है, तो वो भी हम इसमें कवर करेंगे ही करेंगे। ये शायद मैंने इसमें लिखना भूल गई हूँ, लेकिन जब नेक्स्ट क्लास में लाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि एमपीपीसीएस में कौन कौन से आयोग प्री में पूछे जा रहे हैं, जिनको हम स्पेशली क्लास लगा के कवर करेंगे। ऐसा नहीं है वो यूपीपीसीएस के लिए स्पेशल नहीं है, या ज़रूरी नहीं है, वो वहाँ के लिए भी ज़रूरी है, बस एमपीपीसीएस ने मेंशन थोड़े अच्छे से कर दिए और उन्हें पता है कि वो 10 नंबर के क्वेश्चन तो उन्हीं में से ही पूछेंगे। यूपीपीसीएस में उसमें से एक या दो क्वेश्चन या फिर कभी होगा कभी नहीं होगा, उनका पूछने का तरीका अलग होगा, वो हम सब क्लास में डिस्कस करेंगे। पर एमपीपीसीएस में ये बहुत स्पेशल है, आयोग और एक्ट। पहले तो एक्ट आते भी थे लेकिन अब तो प्री में उतने एक्ट नहीं आते हैं, सिर्फ आयोगों की भूमिका थोड़ी ज़्यादा हो गई है। मानवाधिकार आयोग, ये सब आयोग पहले, ये अधिनियम पहले ये प्री में हुआ करते थे, अब मेंस पे भी हैं, उसको हम उसी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। मेंस का जो मेंस का हर टॉपिक है प्रॉपर, उसको प्रॉपर मेंस की तरह से पढ़ेंगे, उसमें प्री का कुछ भी नहीं लाएंगे। जो प्री के टॉपिक हैं प्रॉपर, उनको प्रॉपर प्री की तरह से पढ़ेंगे, उसमें से क्वेश्चंस भी आएंगे। अब मैं कोशिश करूँगी कि हर फर्स्ट या सेकंड क्लास के बाद आपको क्वेश्चंस दे दूँ, ताकि आप अपना चेक कर पाओ कि आप सही से चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो।
बाकी मेंस का जो क्वेश्चन होगा, मेंस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, प्री के जैसे क्वेश्चन होंगे आपको प्री के लिए वैकल्पिक क्वेश्चंस मिल जाया करेंगे, ताकि आप अपनी तैयारी चेक करते रहो। और आंसर राइटिंग पहले दिन स्टार्ट नहीं होती है, आंसर राइटिंग स्टार्ट होती है जब तक आप कुछ एक नॉलेज गेन कर लो, क्योंकि उसमें एक चैप्टर नहीं आता है, ना कि एक सब्जेक्ट भी इन्वॉल्व नहीं होती है यहाँ तक कि। पर हम यहाँ ये है कि हम एक दो चैप्टर जब कंप्लीट कर लेंगे तो ट्राई करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी जो आए हुए हैं क्वेश्चंस उनको भी इंक्लूड करें, जो आ सकते हैं उन्हें भी इंक्लूड करें। ट्राई ये रहेगा कि आपको कहीं से भी ऐसा ना लगे कि आपको जो पैसों में कोचिंग मिलती है, जो आपको बहुत बड़ा अमाउंट पे करके एक बहुत अच्छी कोचिंग मिलती है, उससे हम कुछ कम रहें। ट्राई करेंगे कि बिल्कुल अच्छा ही रहे। बाकी आप देखते रहिएगा और शाम को 7 बजे आपको वीडियोस मिल जाया करेंगी रेगुलर। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना पॉलिटी का चैप्टर 1, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना संविधान बना कैसे, क्या प्रक्रिया रही, संविधान कहते किसे हैं, सबसे पहले राज्य किसे कहते हैं। तो हम बेसिक की पॉइंट स्टार्ट करेंगे। डेली क्लासेस 1 घंटे या उससे ऊपर की रह सकती हैं, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। धीरे धीरे जैसे ही क्लासेस स्टेबल होने लगेंगी हम और भी सब्जेक्ट साथ साथ लाएंगे, ताकि जल्दी जल्दी सिलेबस कवर हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आज के लिए बस इतना ही।